Hello everyone and welcome to Daily Current Affairs for 3rd of April. So let's begin our first topic and that is rare diseases. तो इसके ऊपर भी सवाल बन सकता है रेयर डिजीजेस क्या है और कौन कौन सी बीमारियां इसमें कवर होती हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि जनरल एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन जहां पे सारे जो ड्रग्स हैं और जो फूड होगा फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पसेस उनको इंपोर्ट जो करा जाता है पर्सनल यूज के लिए ताकि ट्रीट किया जा सके सभी रेयर डिजीजेस को, उनको लिस्ट किया गया है अंडर द नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस 2021 and are now fully exempted from basic customs duty। मतलब वो दवाइयां या वो खाने जो बेसिकली रेयर डिजीजेस के इस्तेमाल में होते हैं उनको एग्जेम्पशन दे दिया गया है कस्टम्स ड्यूटी से, फुल्ली एग्जेम्पशन दे दिया गया है और ऐसा कहा गया है नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस में। नाउ रेयर डिजीज क्या है, इस पे सवाल बन सकता है। तो रेयर डिजीज जो है वो एक डिजीज है जो अफेक्ट करता है स्मॉलर परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन को कंपेयर्ड टू अदर डिजीजेस। जैसे कि आप देखोगे कि डायबिटीज जो है वो कॉमन है, हाइपर ब्लड प्रेशर जो है वो बेसिकली आप देखोगे कि वो भी कॉमन है, ठीक है, हाइपरटेंशन वगैरह उससे हो जाना, तो ये चीजें जो है वो तो कॉमन है, कैंसर जैसी डिजीजेस। लेकिन रेयर नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्मॉलर परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन को होगा एज कंपेयर टू अदर डिजीजेस और इसका जो प्रिवेलेंस होगा वो काफी कम होगा, ठीक है। WHO डिफाइन करता है रेयर डिजीजेस को एज ऑफन डेबिलिटेटिंग लाइफ लॉन्ग डिजीज, क्योंकि ये रहता है तो काफी ज्यादा समय तक, और डिसऑर्डर कंडीशन जिसका प्रिवेलेंस ऑफ 1 और लेस पर 1000 पॉपुलेशन। ये डायरेक्ट आपसे स्टेटमेंट बेस्ड में हो सकता है कि 1 लाख के आबादी में 10 लोगों को, ठीक है, तो वहां पे आपको याद रखना है ये गलत हो जाएगा क्योंकि प्रिवेलेंस ऑफ 1 और लेस पर 1000 पॉपुलेशन, अब ये 1 और लेस है। अगेन ये शब्दों के बीच का खेल होता है सवालों में और आपको उसमें उलझना नहीं है। अगर आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको बस जुड़े रहना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ में यहाँ पे लाना है। WHO जो है वो डिफाइन किस तरीके से करता है ये हमने इसको देख लिया है कि पर 1000 आबादी पर 1 या उससे कम लोगों का प्रिवेलेंस होना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हालांकि डिफरेंट कंट्रीज का अपना खुद का डेफिनेशंस है ताकि वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। 5000 से 8000 रेयर डिजीजेस हैं वर्ल्ड वाइड और ये 6 से 8% लोगों को इन्फेक्टेड है इससे। हालांकि 450 जो रेयर डिजीजेस हैं उनको रिकॉर्ड किया गया है भारत में और इसमें से कॉमन रेयर डिजीज जो भारत में है वो है ऑटो इम्यून डिजीजेस जैसे कि गॉशर्स डिजीज, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया जिसको एलिमिनेट करने का टारगेट भारत का 2047 तक का है, ठीक है। ये रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर से जुड़ा हुआ है, थैलासेमिया, तो ये सारा जो है वो मतलब ब्लड रिलेटेड डिजीजेस ज्यादातर आप देखोगे तो ये आपका रेयर डिजीज में ही कवर्ड होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेशनल पॉलिसी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीजेस का, इसमें मेंशन था तो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है इसको ताकि प्रमोट किया जा सके रिसर्च और डेवलपमेंट का, डायग्नोसिस जल्दी हो सके और ट्रीटमेंट हो सके रेयर डिजीजेस का, लोकल डेवलपमेंट किया जा सके, मैन्युफैक्चर किया जा सके ड्रग्स और बनाया जा सके कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ताकि इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग हो सके ड्रग्स का अफोर्डेबल प्राइसेस पे। इसको प्रपोज करा गया है नेशनल रजिस्ट्री के द्वारा और इंप्लीमेंट कौन करेगा तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और ये जो डॉक्यूमेंट है वो क्लासिफाई करता है रेयर डिजीजेस को 3 ग्रुप्स में। ग्रुप 1 जो कि कंट्रोल होता है वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट से जैसे कि ऑस्टियोपेट्रोसिस, ठीक है, और साथ साथ में फैंकोनी एनीमिया, तो ये सब एक ही बार के ट्रीटमेंट से कवर हो जाता है। ग्रुप 2 में वो डिजीजेस हैं जो लॉन्ग टर्म रहती हैं या लाइफ लॉन्ग है और रिलेटिवली लोअर कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है इनका, और ये बेनिफिट करता है कि मतलब जो भी लिटरेचर वगैरह और इसकी बीमारियां गैलेक्टोसेमिया, सीवियर फूड प्रोटीन एलर्जी और होमोसिस्टीन्यूरिया, ठीक है। और ग्रुप 3 में वो बीमारियां हैं जिनका ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल है, हालांकि चैलेंजेस हैं ऑप्टिमल पेशेंट सिलेक्शन में, उनके बेनिफिट में, और काफी कॉस्ट भी ज्यादा है थेरेपी वगैरह का, और उसकी बीमारियां भी यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। हंटर सिंड्रोम उसमें एक कॉमन है, आपको ग्रुप्स इतना नहीं रटना है लेकिन मोटा मोटा पता होना चाहिए। फाइनेंशियल सपोर्ट की बात कर ले तो जो सफर कर रहे हैं रेयर डिजीजेस से ग्रुप 1 में अगर वो हैं तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा अप टू ₹20 लाख अंडर द अम्ब्रेला स्कीम ऑफ राष्ट्रीय आरोग्य निधि। आपको ये जो स्टेटमेंट सवाल है बन सकता है कि 20 लाख रुपए तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, लेकिन जो सिर्फ ग्रुप 1 में है, ठीक है, और किस स्कीम के तहत तो राष्ट्रीय वयोश्री निधि, सॉरी राष्ट्रीय आरोग्य निधि, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो पॉलिसी है वो यूज करेगा क्राउड फंडिंग मैकेनिज्म का ताकि कवर कर सके कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट रेयर डिजीजेस का, और कॉर्पोरेट्स और इंडिविजुअल्स जो होंगे वो एनकरेज किए जाएंगे कि वो एक्सटेंड करे अपना फाइनेंशियल सपोर्ट थ्रू अ रोबस्ट आईटी प्लेटफॉर्म। मतलब क्राउड फंडिंग से ही पैसे आएंगे, इसके लिए कोई अलग से बजटरी सपोर्ट नहीं है, ये भी आप याद रखिएगा। ये सारा पॉइंट्स क्लियर करते चलिए। सवाल
बिल्कुल बन सकते हैं और इससे बाहर सवाल नहीं आएंगे। जैसा कि हम हर वीडियो में यही सेम बात को दोहरा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, ताकि ये जो इनिशिएटिव चल रहा है इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। अपकमिंग किसी भी एग्जाम में इससे बाहर अगर सवाल आते हैं करंट अफेयर्स के, तो जरूर आप बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट का। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ऑर्गेनाइज किया है स्वच्छोत्सव 2023 इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट, जो कि थीम है रियली फॉर गार्बेज फ्री सिटीज, रैली फॉर गार्बेज फ्री सिटीज इन न्यू दिल्ली। मार्च 30 को मार्क किया जाता है फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। पहली बार हुआ है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। इसका थीम है अचीविंग सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटली साउंड प्रैक्टिसेस ऑफ मिनिमाइजिंग एंड मैनेजिंग वेस्ट। ठीक है, इसके अलावा 14 दिसंबर 2022 को यूएन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था एक रिजोल्यूशन, जहां पे 77th सेशन में प्रोक्लेम किया गया कि 30 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट मनाया जाएगा हर साल। और इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट जो है वो जॉइंटली फैसिलिटेट किया गया यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा, यूएनईपी, और यूएन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम के द्वारा, यानी कि यूएन हैबिटेट, इन दोनों का जॉइंट कोलैबोरेशन है। इसके अलावा हम बात कर ले तो ये जो डे है वो प्रमोट करता है सस्टेनेबल कंजम्पशन को, प्रोडक्शन के पैटर्न्स को सपोर्ट करता है, शिफ्ट और बाकी अवेयरनेस वगैरह से जुड़ा हुआ है जीरो वेस्ट के। स्वच्छोत्सव 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने कंडक्ट करा था और ये जो डे है वो इसी सारे बातों को लेकर के यहाँ पे डील करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। तो ये रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है नया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। और यहाँ पे इस प्रोग्राम में कवर किया गया टारगेट ऑफ 5 करोड़ नॉन लिटरेट्स को इन द एज ग्रुप ऑफ 15 इयर्स एंड अबव। डायरेक्ट सवाल अगेन बन सकता है कि ये न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम किसको टारगेट करता है? तो 15 साल या उससे ज्यादा उम्र के जो बच्चे हैं उनकी आबादी 5 करोड़ लोगों को। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो स्कीम में 5 कंपोनेंट्स हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, वोकेशनल स्किल्स डेवलपमेंट, बेसिक एजुकेशन और कंटिन्यूइंग एजुकेशन। ये जो स्कीम है वो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और इंप्लीमेंट करा जाएगा ऑनलाइन मोड में। इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री एजुकेशन वाली है। इसके अलावा मोड ऑफ लर्निंग जो है वो ऑनलाइन होगा। दीक्षा प्लेटफॉर्म, एनसीईआरटी की किताबें और बाकी जैसे टीवी, रेडियो और इन सब का भी इस्तेमाल करना। इसके अलावा 5 साल के लिए होगा, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से 26-27 तक फाइनेंशियल आउटले इतने का बैठेगा। सेंट्रल शेयर और स्टेट शेयर, यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है इसलिए। बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करने का काम डोर टू डोर सर्वे पे होगा, मोबाइल ऐप पे बाय द सर्वेयर्स इन द स्टेट्स और यूटीज। तो ये राज्य का ही जिम्मेदारी होगा डोर टू डोर सर्वे करके। नॉन इलिटरेट जो होंगे वो अवेल कर सकेंगे इस बेनिफिट को डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करा करके फ्रॉम एनी प्लेस थ्रू मोबाइल ऐप। तो जितने भी अशिक्षित हैं वो डायरेक्ट फोन पर आकर के रजिस्टर करा सकते हैं और फिर अपनी शिक्षा ले सकते हैं। ये जो स्कीम है वो ज्यादातर वॉलंटियरिज्म पे बेस्ड है, टीचिंग एंड लर्निंग, मतलब कोई अलग से टीचर्स हायर नहीं किए जाएंगे, वॉलंटियर्स के तौर पे टीचर्स होंगे, पढ़ाइए आप, सीखिए आप, इस तरीके से। वॉलंटियर्स को रजिस्टर करना होगा मोबाइल ऐप पे इस पर्पस के लिए। ठीक है, तो आप में से कोई भी अगर है इच्छुक तो वो ये कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यांगली फेस्टिवल का। तो रिसेंटली तीवा ट्राइब्समैन ने डांस किया यांगली फेस्टिवल का और ये आपको आसाम में देखने को मिल जाएगा। यांगली फेस्टिवल आसाम का जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको सेलिब्रेट आसाम तीवा ट्राइब के द्वारा। तो 2 सवाल बन सकता है, यांगली फेस्टिवल कौन से स्टेट में? आसाम। तीवा ट्राइब कौन से स्टेट से जुड़े हैं? आसाम। ठीक है, इसके अलावा यांगली जो है वो इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ ये है और यांगली में मतलब हार्वेस्ट के बाद में ये देखने को मिलता है हार्मफुल कैलामिटी से प्रोटेक्शन के लिए, और हर 3 साल पे होता है। ये इंपॉर्टेंट है, यांगली हर 3 साल पे होता है। तो एनुअली अगर बोला जाएगा तो गलत हो जाएगा। यांगली सेलिब्रेट हर साल मतलब हर 3 साल पे किया जाता है। पैडी जब स्टार्ट होता है उसी के बाद में आप देखोगे। फिर ये तीवा जो है वो एक एथनिक ग्रुप है जो कि असम और मेघालय वाले रीजन में है, साथ साथ अरुणाचल और मणिपुर में भी देखने को मिल जाएंगे। और इसके फाउंडर हैं फा फोरोई, जिनको इंद्रो सिंह देवरी भी कहा जाता है। और इन्होंने तीवा नेशनल एंथम भी लिखा है, ओ आंगे तीवा तोसीमा। ठीक है, ये कुछ है बट इतना आपको घुसना नहीं है। बट आपको फेस्टिवल का नाम कौन से रीजन से है, वो ट्राइब के बारे में और हर 3 साल पे होता है, ये याद रखना है। और इनको शेड्यूल्ड ट्राइब में रखा गया है आसाम में। और तीवास भी प्रैक्टिस करते हैं झूम और शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी, और जोन बिल मेला भी यही ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल। जोन बिल मेला भी यहाँ पे आपने देख लिया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पेंच टाइगर रिजर्व का। तो पेंच टाइगर रिजर्व आप देखोगे, इससे रिलेटेड पॉइंट्स की बात कर लेते हैं फिलहाल। तो ये बेसिकली आपको मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाले रीजन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
और ये पहला है जो 2 राज्यों के बीच में है, भारत का पहला है जो 2 राज्यों के बीच में है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। सियोनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट्स मध्य प्रदेश का और नागपुर महाराष्ट्र का। इसके अलावा रिवर पेंच है, इसीलिए उसी के नाम पे ये पड़ा है पेंच, और रिवर जो है वो नॉर्थ टू साउथ फ्लो होती है, नॉर्थ टू साउथ फ्लो होती है, ठीक है। साथ साथ में आप देखोगे तो ये कन्हन रिवर को ज्वाइन कर लेती है और स्प्लिट हो जाती है अलग अलग 2 भागों में, और ये सदर्न स्लोप जो है वो सतपुरा रेंज को भी कनेक्ट करता है। इसके अलावा आप देखोगे तो इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच नेशनल पार्क भी है, और पेंच मोगली सेंचुरी वगैरह भी आप देखने को मिल सकता है। और ये सेम फॉरेस्ट एरिया है जहां पे पोर्ट्रे किया गया था फेमस द जंगल बुक बाय रुडयार्ड किपलिंग। तो जो जंगल बुक लिखी गई है रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा, वो यही फॉरेस्ट के बारे में वर्णन किए हैं, और ये साइट्स है जिसको इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी डिक्लेयर किया गया है। फ्लोरा आप देख सकते हो कि ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट्स है, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट्स, और ये कुछ फौना है आपके सामने। ओवरऑल आप इसको देख सकते हैं खुद से। तो ये हमारा डेली करंट अफेयर्स था फॉर 3rd अप्रैल। आई होप आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। क्वालिटी कंटेंट के साथ हम हर दिन इंप्रूव कर रहे हैं, और आप भी कंसिस्टेंट रहिए। व्यूज जो है वो लगातार डिक्लाइन होते रहते हैं, तो इस वजह से ये समझ आता है कि कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है। आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना होगा, बिकॉज अगर हम आपको कंसिस्टेंटली ला करके कंटेंट दे रहे हैं रिसर्च के बाद में, तो आप बिल्कुल इसको पूरा वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए और सिंसियरली रिवाइज भी करिए। ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए ये इनिशिएटिव, और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बस जोड़ते रहिए, इस चैनल को और ज्यादा स्प्रेड करते रहिए। ग्रेट कंटेंट के साथ आप तब तक हम मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।